अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन जो उनको रिवाइज़ करेंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो बेटा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से जो है थ्योरी का क्वेश्चन आता है और साथ जो है इसके 8th चैप्टर का न्यूमेरिकल आता है। चैप्टर नंबर 7 का जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिलता है या जो हम अटैम्प्ट करते हैं, एक दो दफ़ा ये पेपर में आ चुका है। एक्सप्लेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट डेप्थ एच। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर जो है लिक्विड का जिसकी हाइट या जिसकी डेप्थ एच है वो आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बेटा हम डायग्राम को देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया ए है और वो उसकी टोटल जो हाइट है उसकी एच है और उसके ऊपर जो लिक्विड कितना प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है या कितना प्रेशर डाल रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। द प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड प्रेशर जो है हर डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, अगर हम एक प्रेशर सेंसर लें बेटा, प्रेशर सेंसर प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस होती है। अब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इनसाइड अ लिक्विड, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर। के प्रेशर जो है लिक्विड का वो सेंसर की डेप्थ के साथ, जितना आप नीचे सेंसर को लेते जाएंगे उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा ही प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। कंसिडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच एज शोन बाय शेडेड रीजन इन फिगर 7.13। ये फिगर जो हमने देखी इसके अंदर जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी हाइट जो है एच है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। इसकी लंबाई जो है इस सरफेस के जो है टोटल हमारे पास उसकी लेंथ जो है वो एच के इक्वल हमने रखी हुई है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी द वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड अबव दिस सरफेस। इस सरफेस जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है इसके ऊपर जितना लिक्विड आएगा उसके वेट की वजह से जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसके वेट के इक्वल प्रेशर आ जाएगा। इफ़ द रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो सिंबल है यहाँ पर डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं। जो लिक्विड हम लिया हुआ है फर्स्ट करें वाटर ही है तो ये उसकी डेंसिटी होगा। एंड एम इज़ द मास ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड जमा हो गया है या जितना इसके ऊपर आ गया है एम उसका मैस होगा। मैस ऑफ लिक्विड सिलेंडर एम, लिक्विड सिलेंडर का जो मैस एम है वो इक्वल होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मेरा डेंसिटी का अगर फार्मूला याद हो तो रो इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो उसको रीअरेंज करेंगे तो मैस हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर एरिया हमें दिया है इनटू हाइट करेंगे ए इंटू एच और डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया के अंदर लेंथ और विड्थ आ जाता है और वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है और साथ हम इसको जो है रो के मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बेटा अब इसकी जो है इक्वेशन बन जाएगी फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए एफ इक्वल टू वेट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एम इंटू जी और फिर एरिया हमारे पास आ जाएगा ए इंटू एच रो जी। ये आपके पास टोटल उस ऑब्जेक्ट का मैस आ जाएगा। एम की जगह पर हमने ए एच रो पुट कर दिया तो फोर्स एक्ट जो कर रही है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन जी है हमारे पास। प्रेशर जैसे कि आप सबको पता है प्रेशर इक्वल फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स हमारे पास आई है एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एरिया के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा। लिक्विड प्रेशर एट अ डेप्थ एच जो है वो P इक्वल टू रो जी एच आ गया। इक्वेशन 7.3 gives the pressure at a depth h in a liquid of density रो। जो इक्वेशन हमारी 7.3 आ रही है ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है प्रेशर बता रही है जो कि रो इंटू जी इंटू एच के इक्वल है। इट शो दैट इट्स प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, के डेप्थ के साथ साथ लिक्विड प्रेशर जो है इंक्रीज करता जाता है। बेटा ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये एक दफ़ा पेपर में आ गया है तो इसलिए आपने इसको ज़रूर रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये दो तीन तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है। स्टेट पास्कल लॉ, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, या बाज़ का ये आ जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ। तो आपने इसको जो है इसी तरीके के साथ करना है। सबसे पहले आप पास्कल लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे।
पास्कल लॉ की स्टेटमेंट की तरफ अगर जाएं, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, प्रेशर किसी भी लिक्विड के ऊपर जो कि एक सिलेंडर में इनक्लोज्ड है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर लगाते हैं, इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड, तो ये बगैर किसी नुकसान के लिक्विड के दूसरे पार्ट्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे पार्ट्स की तरफ मुंतकिल हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल लॉ की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पास्कल लॉ की बहुत ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन हैं। हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। इस तरीके के साथ काफ़ी जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है आपका पास्कल लॉ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, और हाइड्रोलिक प्रेस भी इसकी एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम को पहले इसकी डायग्राम को देख लेते हैं, ये बेटा फिगर 7.16 के अंदर आपको हाइड्रोलिक प्रेस की एक प्रैक्टिकल डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें आपके पास दो पिस्टन हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। ये जो आपको येलो कलर के अंदर ए स्मॉल ए और ए ये बाहर पिस्टन को शो कर रहे हैं। अब F1 फोर्स हम जो है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के ऊपर लगाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है प्रेशर क्रिएट होगा PA। अब वो प्रेशर जो है बगैर लॉस के, बगैर किसी कमी के सारे लिक्विड के अंदर जाएगा। अब क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है वो हमारा ग्रेटर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्मॉलर से, जहाँ पर F1 फोर्स लग रही, तो एरिया बड़ा होने की वजह से प्रेशर क्योंकि थ्रू आउट सेम रहेगा, एरिया बड़ा है तो वहाँ पर फिर फोर्स F2 जो है वो ग्रेटर हो जाती है F1 से। इस तरीके के साथ हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से हम थोड़ी सी फोर्स लगाकर ज़्यादा वज़न जो है ईजीली उठा सकते हैं। आपकी जो है हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम जो है कार वॉशिंग के अंदर बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा रुई की गांठें बनाने के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऐसी जगहों पर जहाँ पर थोड़ी फोर्स लगाकर हमें ज़्यादा वज़न उठाना हो या किसी चीज़ को प्रेस करना हो, वहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस एक मशीन है जो कि पास्कल लॉ के ऊपर काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन इन फिगर। इसको फिर देख लें कि दो हमारे पास सिलेंडर हैं, एक स्मॉलर सिलेंडर है और एक ग्रेटर सिलेंडर है। स्मॉलर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है और ग्रेटर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ए। दो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्मॉलर ए और कैपिटल ए के साथ जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के ऊपर जो है पिस्टन है, इसके ऊपर हमने जहाँ पर F2 आपने लिखा हुआ है, आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमने जिस चीज़ के ऊपर फोर्स लगानी है या जिस चीज़ को आपने लिफ्ट करना है या किसी चीज़ को प्रेस करना है वो इसके ऊपर रख दी जाती हैं। द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। जो फोर्स F1 है इस डायग्राम में भी नज़र आ रही है आपको, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने की वजह से फोर्स और एरिया मिलकर प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर जो क्रिएट होगा वो सारे लिक्विड के अंदर थ्रू आउट एक जैसा ही जाएगा। अब क्योंकि एरिया इधर हमारे जो हमारे पास कैपिटल ए वाला एरिया है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो पीछे से प्रेशर उतना आ रहा है, एरिया के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा तो आपकी फोर्स F2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन एंड अ फोर्स F2 एक्ट्स ऑन A विच इज़ मच लार्जर दैन F1 प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए। अब जो फोर्स F2 बन रही है प्रेशर P की वजह से, क्योंकि प्रेशर P थ्रू आउट सारे लिक्विड के अंदर एक जैसा ही ट्रांसमिट होगा। अब प्रेशर P जब कैपिटल जो है आपके पास A जो है वो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है, प्रेशर P को जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 फोर्स जो है आपकी ऑटोमेटिकली F1 फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप थोड़ी फोर्स की वजह से जो कम फोर्स है F1 उसकी वजह से ज़्यादा फोर्स जो है F2 क्रिएट कर रहे हैं। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की तरफ आएँ, प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज़ गिवन बाय P, क्योंकि प्रेशर P ही हम रखेंगे, P1 और P2 कुछ बच्चे लिख देते हैं, यहाँ पर आपने बेटा ख्याल रखना है कि P1 और P2 नहीं रखना। प्रेशर थ्रू आउट लिक्विड एक ही रहेगा, तो P इक्वल टू F1 ए। कुछ बच्चे F1 ए जो स्मॉल ए वाला है वहाँ पर P1 मेंशन कर देते हैं, तो बेटा आपने इसका ख्याल रखना है कि P ही रखना है, फिर ही आप इसको इक्वल रख सकेंगे। तो हमारा स्मॉल पिस्टन है उस पर प्रेशर जो होगा F1 ए। अप्लाइंग पास्कल लॉ, द प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया ए
पास्कल लॉ को अप्लाई करते हुए लार्ज पिस्टन के ऊपर एरिया ए जो है उसका प्रेशर जो है P इक्वल टू F2/A हो जाएगा। तो ये प्रेशर जो है जैसे स्मॉल पिस्टन का है वैसे ही इधर है, तो दोनों प्रेशर इक्वल हैं। तो इन इक्वेशंस को कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस, इन इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एट द एंड रिजल्ट आएगा F2/A कैपिटल ए आ जाएगा इक्वल टू F1/A स्मॉल ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 आपका आ जाएगा एरिया कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय F1 स्मॉल ए। कैपिटल ए लार्ज पिस्टन का एरिया और वो स्मॉल ए जो है वो स्मॉल पिस्टन का एरिया है। तो आपकी F2 जो है बेटा वो F1 मल्टीप्लाई बाय A/A आ जाएगा, यानी कि कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। अब आपको नज़र आ रहा है कि आप कैपिटल ए ऊपर है और स्मॉल ए नीचे है। तो हमेशा ऐसा जो भी क्वेश्चन जिसके अंदर जो आपका डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर हो और नोमिनेटर जो है स्मॉल हो, तो आपका जो है आंसर 1 से ग्रेटर आता है। जब आंसर 1 से ग्रेटर आएगा, आपका 1.1 भी आ जाए या 1.2 आ जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो वो क्वांटिटी है वो ग्रेटर हो जाएगी। तो F2 जो है वो फिर F1 से ग्रेटर आएगी, क्योंकि A/A जो है रेशो हमेशा यूनिटी से ग्रेटर आती है, एक से बड़ी आती है। बेटा ये था आपका हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम। तो हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है आपने और लिखना है, लिख प्रैक्टिस करें। और ये बात ज़रूर याद रखें कि ये क्वेश्चन जो हैं फिज़िक्स के अंदर वो लॉन्ग क्वेश्चन डायग्राम के बगैर कंप्लीट नहीं होते, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही बिल्कुल आप डायग्राम पेपर में भी बनाएंगे। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, पास्कल लॉ और अरिश्मीदस प्रिंसिपल। ये बात का एक साल एक क्वेश्चन आ जाता है और फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में, तो इस तरीके से ये जो है कंटिन्यूसली रिपीट होते आ रहे हैं। इसकी अगर हम स्टेट एंड एक्सप्लेन अरिश्मीदस प्रिंसिपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाएं, तो अरिश्मीदस प्रिंसिपल को स्टेट करना है, बयान करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं, When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिप कर देते हैं, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स वो फोर्स जब आप पानी के अंदर कोई चीज़ फेंकते हैं तो पानी नीचे से उसके ऊपर जो फोर्स लगाता है वो अपथ्रस्ट फोर्स कहलाती है। अगर तो ऑब्जेक्ट जो नीचे फेंक रहे हैं आप उसका जो है डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, और उसका जो है उसको बनाया ऐसा गया है कि उसके नीचे पानी कम आए, तो अपथ्रस्ट उसके ऊपर कम लगती है। अगर ऑब्जेक्ट को जैसे आपकी शिप है, लकड़ी के बड़े टुकड़े हैं, अब एक पत्थर का वजन लकड़ी के टुकड़े से अगर कम है लेकिन वो पत्थर जब आप पानी में फेंकते हैं तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट कम लगती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है, वेट ज़्यादा है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो नीचे डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप एक शिप को देखें, एक बोट को देखें या किसी सिंपल एक लकड़ी के टुकड़े को देखें, तो उसकी शेप या बनावट उसकी ऐसे होती है कि उसका जो है वॉल्यूम जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आता है, डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जब आप उसको गिराते हैं तो एक दफ़ा वो ऊपर को ज़रूर आता है और फिर पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो इसमें कहा गया है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर या जज़वी तौर पर डिप करते हैं या डुबो देते हैं, तो फिर क्या होता है उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है, इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी वो उसके वेट के, उस लिक्विड के वेट के जो उसने साइडों पे किया है, डिस्प्लेस किया, उसके इक्वल होती है। स्टेटमेंट को फिर एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ, साथ में आपको समझा भी देता हूँ। When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर डुबो देते हैं तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करती है, जो कि इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, जो उस लिक्विड के वेट के बराबर होती है जो उसने डिस्प्लेस किया। यानी अगर डायग्राम में देखें तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे को आपकी जो वेट जो है नीचे को जितने आप ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डिप कर देंगे तो उतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट उसके ऊपर लग रही होगी। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर, एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का सॉलिड सिलेंडर है,
एंड हाइट h, और उसकी हाइट h है, इमर्स्ड इन अ लिक्विड एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है, बुक के ऊपर आप ये फिगर इजीली देख सकते हैं। Let H1 and H2 be the depth of top and bottom faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid। फर्ज करें कि H1 और H2 जो है उसकी हाइट है टॉप और बॉटम से, यानी कि वो हाइट जो H1 और H2 नीचे और ऊपर से उसकी हाइट है, टोटल जो हाइट उसकी जो दोनों के दरमियान आएगी H2 माइनस H1 इक्वल टू H आ जाएगी। H1 जो है आपकी अपर हाइट और H2 जो है वो आपकी लोअर हाइट, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो H आ जाएगा। अब हाइट है उसके ऊपर वेट आ गया, और हाइट और वेट दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मिलकर फिर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब अपर पोर्शन पर सॉलिड सिलेंडर के अलग से प्रेशर होगा, लोअर पोर्शन पर अलग से प्रेशर होगा, तो इन प्रेशर्स को हम P1 और P2 से जो है डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास जो है, हम फर्ज करते हैं इफ़ P1 and P2 are the liquid pressure at depth H1 and H2, P1 और P2 जो है वो अपर प्रेशर और लोअर प्रेशर हो हाइट H1 और H2 पर रिस्पेक्टिवली, एंड रो इज़ द डेंसिटी, रो डेंसिटी हो उस लिक्विड की जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो उसके अंदर इमर्ज कर रहे हैं, या उसके अंदर जो है उसको कम्प्लीटली हम सिंक कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो लास्ट हमने इक्वेशन देखी, P1 इक्वल टू रो जी H1, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H1 अपर हाइट जो है उसकी वो आ जाएगी, P2 आपका इक्वल आएगा रो जी H2, रो फिर आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H2 उसकी लोअर हाइट। अब ये P1 और P2 अपर पार्ट और लोअर पार्ट पर प्रेशर हो गया। प्रेशर की मदद से हम फोर्स, जैसे हमने शुरू में देखा था फोर्स एट डेप्थ h, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर हम फोर्स फाइंड करेंगे। लेट द फोर्स इज exerted at the cylinder top by the liquid due to pressure P1 and the force F2 is exerted at the bottom of the cylinder by the liquid due to P2। अब P1 की वजह से जो फोर्स अपर पोर्शन पर या टॉप पर लग रही है सिलेंडर के, उसको हम F1 से डिनोट कर देंगे, और F2 जो आपकी फोर्स होगी जो लोअर पोर्शन पर या बॉटम पार्ट पर जो नीचे उसके लिक्विड लगा रहा है, क्योंकि अब चीज़ जो है पानी के अंदर डूब गई या लिक्विड के अंदर डूब गई, तो उसके ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। ऊपर वाले प्रेशर को हमने P1 कहा, और उसकी वजह से जो फोर्स है वो F1 आपकी आएगी, और नीचे वाले प्रेशर को हमने P2 का, और उसकी वजह से जो फोर्स है वो F2 आएगी। नेक्स्ट बेटा, अब हमने इसका रिजल्ट निकालना है। इधर हमारे पास जो है F1 इक्वल आ जाएगा P1 इंटू एरिया। तो P1 की वैल्यू जैसे अभी हमने शुरू में देखा कि रो जी H1 इंटू एरिया हो जाएगी। रो जी H1 P1 की वैल्यू है, एरिया साथ मल्टीप्लाई होगा, और F2 जो आपका बॉटम फोर्स जो है वो फिर बॉटम प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, P2 मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो इक्वल आ जाएगा रो जी H2A। ये आपकी दोनों फोर्सेस, अपर फोर्स और लोअर फोर्स आ गई, या टॉप के ऊपर जो सिलेंडर की फोर्स एक्ट कर रही है, और F2 जो है बॉटम के ऊपर एक्ट कर रही है। अब हम F1 और F2 को जो है एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो आ जाए। F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर द नेट फोर्स F विल बी F2 माइनस F1। F1 और F2 अपोजिट फेसेस पर है, F1 टॉप के ऊपर एक्ट कर रही है, F2 बॉटम से एक्ट कर रही है, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होगा F2 माइनस F1 से फाइंड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ F2। दिस नेट फोर्स F ऑन द सिलेंडर इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। F2 माइनस F1 इक्वल आ जाएगा रो जी H2 इंटू एरिया माइनस रो जी H1 इंटू एरिया। अब हम देख रहे हैं कि रो जी और ए यानी एरिया, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एरिया, क्योंकि एरिया हमारे पास सिलेंडर सेम रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा। डेंसिटी लिक्विड सेम है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है। आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज नहीं होती। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ कांस्टेंट आ गई दोनों पार्ट्स के अंदर, तो हम उन तीनों को बाहर कॉमन कर लेंगे, तो अंदर हमारे पास H2 माइनस H1 ब्रैकेट में आ जाएगा। एरिया, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं हो रहा, सिलेंडर नहीं चेंज हो रहा, उसकी वजह से जो है डेंसिटी और एरिया चेंज नहीं होंगे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। तो अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड फोर्स जो है F, वो आपकी बन जाएगी रो जी ए इंटू एच। अब एरिया जैसे हमने शुरू में भी देखा था, एरिया और जो हाइट है ये मल्टीप्लाई जब करें तो वॉल्यूम बन जाता है, क्योंकि एरिया हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ
आ जाता है। और वॉल्यूम जो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो हाइट दी हुई है, एरिया साथ दिया है, तो फिर ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रो जी वी इक्वल टू जो है आपका अपथ्रस्ट लिक्विड फोर्स निकल आएगा। रो आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगा, और जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 7.6 है ये आपकी अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल आ जाएगी। बेटा उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।